हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द एग्ज़ाम ट्यूटर में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मौर्योत्तर काल के बारे में। मौर्य वंश के बाद भारत में जो भी वंश आए, जैसे शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, चेदी वंश, तो जो भी वंश आए उनसे संबंधित क्वेश्चन आंसर्स को हम इस वीडियो में आज कवर करेंगे। इससे पहले प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित मैं कुछ वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। मौर्योत्तर काल, मौर्य वंश के बाद जो काल आया उसे कहा जाता है मौर्योत्तर काल। अब मौर्योत्तर काल से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? सातवाहन, पल्लव, चोल या चालुक्य? तो सबसे प्रभावशाली वंश या राज्य मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में हुआ सातवाहन वंश, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? चेर, चोल, पांड्य या सातवाहन वंश? तो सातवाहन वंश के संस्थापक थे सिमुक। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था तथा उसने 30 ईसा पूर्व से लेकर 7 ईसा पूर्व तक लगभग 23 वर्षों तक शासन किया। तो याद रखेंगे सिमुक किसका संस्थापक था? सातवाहन वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश था? चेर वंश, पल्लव वंश, सातवाहन वंश या चालुक्य वंश? तो सबसे पुराना जो राजवंश था वो था सातवाहन वंश। अब इनका समय काल एक बार देख लेते हैं। चेर वंश जो है, इस वंश ने दो अलग अलग समय पर शासन किया। सबसे पहला किया 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक, और दूसरा किया 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच इन्होंने शासन किया। तो चेर वंश का जो शासन है वो दो समय पर हुआ। पहला कौन सा? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक, और दूसरा 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक। अब देखिए पल्लव के बारे में देख लेते हैं। पल्लव वंश का जो समय काल था ये था 275 ईस्वी से लेकर 897 ईस्वी तक। सातवाहन वंश जो है, सातवाहन वंश की शुरुआत हुई थी 30 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक। विभिन्न समयों में इस वंश ने शासन किया, याद रखेंगे। अब चालुक्य वंश को देख लेते हैं। चालुक्य वंश एक भारतीय शाही राजवंश था जिसने 6वीं और 12वीं शताब्दी के बीच दक्षिणी और मध्य भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया। तो चालुक्य वंश का जो समय था वो था 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच। तो जो सबसे पुराना राजवंश था वो कौन सा था? सातवाहन वंश, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? वायु पुराण में, विष्णु पुराण में, मत्स्य पुराण में या किसी में नहीं? आंध्र सातवाहन, देखिए जो सातवाहन वंश था उसको आंध्र सातवाहन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जो सातवाहन वंश है इसका विस्तार था महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में, तो इसीलिए इसको आंध्र सातवाहन के नाम से भी जाना जाता है। कुछ हिस्सा जो है इसका कर्नाटक के उत्तरी भाग में भी था, कर्नाटक के उत्तरी भाग, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में, इसलिए इसको आंध्र सातवाहन के नाम से भी जाना जाता है। तो आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलती है मत्स्य पुराण में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती में, नांदेड़ में, नालदुर्ग में या दुर्ग में? सातवाहनों की जो राजधानी है ये अवस्थित थी अमरावती में, और प्रतिष्ठान इनकी राजधानी थी, ये कहाँ पर स्थित है? यह है महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में, याद रखेंगे। जो सातवाहनों की राजधानी थी वो कौन सी थी? प्रतिष्ठान, जो कि अमरावती में अवस्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? सातवाहन वंश, कुषाण वंश, कण्व वंश या गुप्त वंश? शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो वो है कण्व वंश। शुंग वंश के बाद शासन किया कण्व वंश ने, फिर उसके बाद आती है सातवाहन की बारी। तो शुंग, कण्व और सातवाहन, तो ये है इसका क्रम। तो शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो वो होगा कण्व वंश, आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी सातवाहनों की राजधानी थी? प्रतिष्ठान, नागार्जुनकोंडा, सकल अथवा सियालकोट या पाटलिपुत्र? तो सातवाहनों की राजधानी में पहले ही बता चुकी हूँ कौन सी थी, प्रतिष्ठान, जो कि अमरावती में या महाराष्ट्र के संभाजीनगर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? पुष्यमित्र शुंग,
खारवेल, गौतमीपुत्र सातकर्णी या वासुदेव। तो वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है गौतमीपुत्र सातकर्णी को। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश के प्रमुख राजा हुए। गौतमी इनकी माता का नाम था, इसलिए इन्हें गौतमीपुत्र सातकर्णी कहा जाता था। सातवाहन वंश में राजाओं के नाम के पहले माता का नाम लगाने की प्रथा थी, इसलिए कहा जाता है कि सातवाहन वंश मातृ सत्तात्मक वंश था, किंतु सत्ता में पितृसत्तात्मक था। अगर सत्ता में जो राजा बनने की बारी आती थी तो उसमें क्या था, ये पितृसत्तात्मक था, किंतु राजाओं के नाम के पहले माता का नाम लगता था, इसलिए ये कहा जाता है कि ये मातृसत्तात्मक वंश था। जो सातवाहन वंश हुआ ये मातृसत्तात्मक वंश था। तो याद रखेंगे गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश के राजा हुए, तो ये हुए सातवाहन वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए कुषाण वंश के जो सीमाएं हैं, कुषाण वंश के साम्राज्य की जो सीमाएं हैं वो भारत के बाहर तक फैली थी। अब इसको एक बार देख लेते हैं। कुषाण वंश का महान शासक हुआ कनिष्क, जिसकी सीमाएं उत्तर में चीन के तुर्फान से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक एवं पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश तक फैली हुई थी। जो कुषाण वंश की साम्राज्य की जो सीमाएं थी वो कहाँ से कहाँ तक फैली थी? उत्तर में चीन के तुर्फान से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक और पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश तक फैली थी। तो भारत के बाहर तक जिस वंश की सीमाएं फैली थी वो कौन सा वंश था? कुषाण वंश। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पान चाउ, पान यांग, सी हुआंगटी या हो टी। तो किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो वो था पान चाउ, जो कि एक चीनी जनरल था। इसको देख लेते हैं। चीन से युद्ध में कनिष्क का चीन के शासक पान चाउ से युद्ध हुआ, जिसमें पहले कनिष्क की हार हुई परंतु बाद में वह विजयी हुआ। पहले किसकी हार हुई थी? कनिष्क की, किंतु बाद में वो विजयी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 78 ईस्वी, 81 ईस्वी, 98 ईस्वी या 121 ईस्वी। तो सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? ये है 21 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? विम कड़फिसेस, कनिष्क, नहपाण या बुद्धगुप्त। तो बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ है? ये हुआ है कनिष्क के सिक्कों पर। इसको देख लेते हैं, कुषाण वंश के राजा कनिष्क के राज्य में तांबे व सोने के कुछ सिक्कों पर बुद्ध की तस्वीर अंकित हुई मिली है। अब देखिए इससे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम में कि तांबे व सोने के सिक्के किसने चलवाए? तो वो चलवाए थे कनिष्क के, जो कि कुषाण वंश के शासक हुए। याद रखेंगे। तो बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर मिलता है? कनिष्क के सिक्कों पर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शक संवत कब प्रारंभ किया गया? 58 ईस्वी, 78 ईस्वी, 135 ईस्वी या 320 ईस्वी। तो शक संवत प्रारंभ किया गया 78 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है? 57 वर्ष का, 58 वर्ष का, 135 वर्ष का या 320 वर्ष का। तो विक्रम एवं शक संवतों में अंतर है 135 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष के निम्नलिखित तिथियों में से किसके एक के तदनुरूप है? 22 मार्च अथवा 21 मार्च, 15 मई अथवा 16 मई, 31 मार्च अथवा 30 मार्च या 21 अप्रैल अथवा 20 अप्रैल। तो शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष के 22 मार्च अथवा 21 मार्च के तदनुरूप है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? यूनानी शक कुषाण, यूनानी कुषाण शक या शक यूनानी कुषाण या शक कुषाण यूनानी। तो देखिए जो सही क्रम है प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में, तो सबसे पहले यूनानी, फिर शक और फिर कुषाण का आता है। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कला शैली भारतीय और यूनानी का आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं शिखर, वेरा, गांधार या नागर। तो जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का मिला जुला रूप है वो है गांधार कला शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरीय चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? मौर्य मूर्ति कला, मथुरा मूर्ति कला, भरहुत मूर्ति कला या गांधार मूर्ति कला? तो देखिए, गांधार मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरीय चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में किया जाता था, यानी हरित स्तरीय चट्टान से ही जो मूर्तियां हैं वो बनाई जाती थी। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। गांधार कला में सदैव हरित स्तरित या शिष्ट चट्टान का प्रयोग ही मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता था। यद्यपि मथुरा कला में भी इसी के अनुसरण पर शिष्ट का प्रयोग किया जाता था, यानी कि मथुरा कला जो है उसमें भी इस शिष्ट का प्रयोग किया जाता था, इसी का अनुसरण करके। किसका? गांधार मूर्ति कला का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित है? हड़प्पा सभ्यता चित्रित धूसर मृत भांड, कुषाण गांधार कला शैली, मुगल अजंता चित्रकारी या मराठा पहाड़ी चित्र शैली? तो देखिए, इसमें आंसर हो जाएगा बी, कुषाण गांधार कला शैली, यानी कि कुषाणों के समय में गांधार कला शैली जो है ये खूब फली फूली। याद रखेंगे तो आंसर हो जाएगा बी, कुषाण गांधार कला शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कला की गांधार शैली निम्न समय पर फली फूली? कुषाणों के समय, गुप्तों के समय, मौर्यों के समय या अकबर के समय? तो मैंने जैसे कि अभी बताया कि गांधार कला शैली जो है ये कुषाणों के समय फली फूली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में या हर्षवर्धन के काल में? तो बाल विवाह की जो प्रथा है ये आरंभ हुई कुषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित नगरों में से किसी का उल्लेख कनिष्क के रैवतक अभिलेख में नहीं है? श्रावस्ती, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र या चंपा? तो देखिए, कनिष्क के रैवतक अभिलेख में कौशाम्बी का भी उल्लेख है, पाटलिपुत्र का भी उल्लेख है और चंपा का भी उल्लेख है। तो उल्लेख किसका नहीं है? तो श्रावस्ती का उल्लेख कनिष्क के रैवतक अभिलेख में नहीं है। याद रखेंगे, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था? इंडो ग्रीकों ने, कुषाणों ने, शकों ने या प्रतिहारों ने? तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि तांबे और सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? ये जारी किए थे कुषाणों ने। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम में कि सीसे के सिक्के किस वंश में चलाए गए थे? तो ये चलाए थे सातवाहनों ने। याद रखेंगे, सीसे के सिक्कों से जो संबंधित क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो सातवाहन वंश में चलाए गए थे सीसे के सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? सातवाहन, शक, कुषाण या पार्थियन? तो इसका आंसर मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि कुषाणों के समय में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के दरबार में नहीं गया था? अश्वघोष, पार्श्व, वसुमित्र या विशाखदत्त? तो इसके बारे में पढ़ने से पहले हम एक थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। कनिष्क के दरबार में पार्श्व, अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन, चरक और मथारा जैसे कुछ विद्वान थे। कनिष्क के समकालीन अश्वघोष, नागार्जुन और वसुमित्र थे। तो देखिए, जो अश्वघोष हैं ये भी इनके दरबार में थे, पार्श्व भी इनके दरबार में थे और वसुमित्र भी इनके दरबार में थे। ये इनके दरबार के कुछ विद्वान हुए। और जो विशाखदत्त हैं ये इनके दरबार से संबंधित नहीं है, कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था? अश्वघोष, चरक, नागार्जुन या पतंजलि? तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि अश्वघोष भी संबंधित हैं कनिष्क के दरबार से, चरक भी संबंधित है, नागार्जुन भी संबंधित है। कौन संबंधित नहीं है? तो पतंजलि नहीं है। ये याद रखेंगे। देखिए, जो ये इंपॉर्टेंट है, जो विद्वान हैं कनिष्क के दरबार से संबंधित, ये काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अश्वघोष किसके समकालीन था? अशोक के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, कनिष्क के या हर्षवर्धन के? तो अश्वघोष समकालीन थे कनिष्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? सुश्रुत, वाग्भट्ट, चरक या चरक एवं जीवक? तो देखिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी दोनों ने, चरक और जीवक दोनों ने। याद रखेंगे। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? चेदी वंश, कदम्ब वंश,
कलिंग वंश या हर्यक वंश। तो देखिए कलिंग नरेश खारवेल जो हैं ये चेदी वंश से संबंधित है और इनका जो उल्लेख है ये मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाथी गुम्फा अभिलेख ये जो है एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है कि किसका उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। तो किसका मिलता है? कलिंग नरेश खारवेल का मिलता है और ये किससे संबंधित थे? ये संबंधित थे चेदी वंश से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है गिरनार के स्तंभ अभिलेख से, जूनागढ़ स्तंभ अभिलेख से, हाथी गुम्फा अभिलेख से या सारनाथ अभिलेख से। तो मैं अभी पहले ही मैंने बताया है कि जो कलिंग नरेश खारवेल थे इनका नाम जुड़ा हुआ है हाथी गुम्फा अभिलेख के साथ, याद रखेंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमारा मौर्योत्तर काल से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहीं कंप्लीट होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।